चलो, now let's start with this fresh chapter, that is concept and accounting of depreciation. यहाँ पे जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पहला यूनिट किया था, देखो वो यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट होता है। जब ये चैप्टर तुम कंप्लीट कर लोगे और फिर वापस जाके कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवाइज करोगे तो ये दोनों चैप्टर इन कंजंक्शन फिर अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो जाते हैं। अब पहले हमने क्या देखा था, हाँ, सो बेसिकली हमने देखा था कि कुछ एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बताओ कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल के फैमिली में आते हैं? ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, दैट इज करेक्ट, मशीनरी इज अ एग्जाम्पल। लेकिन फीचर्स क्या होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स के, बताओ। Benefit, they give benefit for more than one accounting period, so their benefit is more than 1 year। हाँ, और क्या, infrequent in nature, correct, they increase the revenue generating capacity of the business। सबको याद आ गए? यस, ओके। सो बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आप बिजनेस में कोई ऐसा खर्चा करते हो कि जो खर्चे के वजह से आपको एक पीरियड से ज़्यादा पीरियड तक फायदा मिलने वाला है, प्लस ये ऐसा खर्चा है जो बार बार हमारे बिजनेस में नहीं होता। मैंने बोला था कि इनफ्रीक्वेंट इन नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट, हमारे लिए सेकेंड और थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट है, ये खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि बिजनेस की पावर कुछ इंक्रीज होती है। ये वर्ड याद है क्या, हम बोलते थे कि बिजनेस की पावर्स कुछ इंक्रीज हुई है। मतलब बिजनेस में ये खर्चे करने के वजह से बिजनेस को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, एंड वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक मिलेगा हमें। सो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे एग्जाम्पल था मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, सो नाउ जब तुमने ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, लेट्स से मशीनरी खरीदी है, अब मैंने वो मशीनरी को, हम जब मशीनरी खरीदते हैं हम एंट्री क्या मारते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अज्यूम करो हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। सिंस ये मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारी एसेट है जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले, फॉर मोर देन वन पीरियड हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और उसे एक सेपरेट अकाउंट में, दैट इज मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते हैं। ओके, इसे कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है। जैसे परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता है, इसका पर्पस यही है कि परचेज में क्यों नहीं डेबिट किया जाता, बिकॉज ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। ये सिर्फ ऐसा कोई खर्चा नहीं है जो एक ही साल में बेनिफिट देता है और खत्म हो जाता है। ये सालों साल हमें बेनिफिट देने वाला है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग अकाउंट बनाते हैं। ओके, बट आइडियली अगर मैंने मशीनरी 5 लाख की खरीदी है और मैं उसे एक अलग से अकाउंट में डाल देती हूँ, जैसे मशीनरी अकाउंट, तो ये सवाल आ सकता है कि मैम देखो, ये तो समझ गया कि ये पूरा 5 लाख रुपए का खर्चा हम एक साल में एक्सपेंस करके नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि ये मशीनरी हमें ओवर द ईयर्स बेनिफिट देने वाली है। वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैम अगर आपने मशीनरी अकाउंट को 5 लाख रुपए डेबिट कर दिया, अब तुम्हें समझना चाहिए कि दो चीजें होती है, ये हमने देखा हुआ है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमने बोला है कि ये अकाउंट हम किसके लिए निकालते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसमें उस पीरियड से रिलेटेड सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब हम कोई पर्टिकुलर पीरियड, एक साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं, तो हम उस साल से रिलेटेड जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा या लॉस मिल जाएगा।
एट द सेम टाइम हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है पैसों से रिलेटेड। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट में एक साइड पे हमारी प्रॉपर्टीज और हमारे रिसीवेबल्स लिखते हैं, हम एसेट्स लिखते हैं कि भाई हमारे पास हमारे नाम की कितनी प्रॉपर्टीज है, हमारा कितने अधिकार है, कहाँ कहाँ से हमें पैसे आ सकते हैं। वर्सेस दैट हम एक जगह पे लिखते हैं कि हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, कि ये बिजनेस को किसको कितना पैसा देना है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टीज है, उसके बदले में हमें लोगों को कितना पैसा देना है। करेक्ट। सो नाउ मैम, हम जब कोई मशीनरी खरीद के लेके आते हैं, हम जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमें पता है मैम कि वो सालों साल बेनिफिट देने वाला है। तो पूरा 5 लाख रुपए मशीनरी इस साल का एक्सपेंस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो 5 लाख की मशीनरी सिर्फ इस साल का खर्चा नहीं है, वो गलत हो जाएगा मैम। एंड दैट इज वाई हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट नहीं करते। तो मैम हमने उसे एसेट करके दिखा दिया, हमने मशीनरी अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। तो एसेट साइड पे हम लिख देंगे कि हमारे पास मशीनरी है विच इज ऑफ 5 lakhs। बट नाउ देर इज अ क्वेश्चन कि मैम अगर हम वो मशीनरी को ऐसे एसेट साइड पे 5 लाख लिख देंगे, तो बिजनेस करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए मैम हम वो मशीनरी तो यूज करते हैं, तो उसका खर्चा आप कभी P&L में डालोगे ही नहीं क्या? हम मशीनरी खरीद के लेके आए 5 लाख, वी टोटली अग्री दैट एंटायर 5 lakh इज नॉट एक्सपेंडिचर ऑफ 1 year, so that is why we have not debited entire 5 lakh to this year's expenditure. But if we are showing it as an asset, we totally understand that we have asset of 5 lakh. लेकिन मैम वी आर यूजिंग दिस एसेट। मैंने साल के पहले दिन पे मशीनरी खरीदी 5 लाख की, लेकिन पूरे एक साल के लिए मैंने वो मशीनरी यूज की है ना मैम। तो फिर ये मशीनरी का यूज करने का खर्चा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा क्या? ऑफ कोर्स जाना चाहिए, क्योंकि तुमने ये 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, वो पूरे एक साल में नहीं जाना चाहिए पूरा 5 लाख करके, क्योंकि ये 5 लाख से तुम्हें मल्टीपल ईयर्स पे फायदा होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा थोड़ा करके तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरीली इफ आई नो दैट आई एम गोइंग टू यूज मशीनरी, माई वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 5 lakh and this machinery I am going to use for a period of 5 years. तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना फिर तुमको कि अच्छा ऐसे करते हैं कि ये मशीनरी 5 लाख की खरीदी है, और ये जो 5 लाख की मशीनरी है वो हमें 5 साल तक बेनिफिट देने वाली है, तो और इक्वल बेनिफिट देने वाली है। अभी हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, फिर हम और इसको मैं रिफाइन करती जाऊंगी ये चीज़ों को डिटेल में। सो हमने बोला ठीक है, ये 5 लाख की मशीनरी 5 साल तक हमें बेनिफिट देने वाली है। So ma'am, this 5 lakh should be actually shown as expense of 5 years as 1 lakh each. आप बोलोगे कि मैम देखो 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, ये एसेट है, लेकिन अगर ये 5 लाख की मशीनरी हम पूरी की पूरी यूज करने वाले हैं 5 साल तक, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हर साल मशीन को यूज करने का 1 लाख रुपया खर्चा जाना चाहिए? यस, ओके। तो अब ये 1 लाख खर्चा लेकिन जाएगा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? मैंने तो मशीनरी दिखा दी है 5 लाख की। ओके, सो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, ये मुझे 1 लाख रुपए जो है, जैसे मेरा पहला साल खत्म हो जाता है, नाउ आई हैव 5 years 1 2 3 4 and 5, जैसे मेरा पहला साल खत्म हो गया, मैंने 1 साल के लिए मशीनरी यूज कर दी है। सो नाउ कैन आई से कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी यूज कर ली? यस, तो ये मेरा खर्चा हो गया। इसे मैं एक नॉमिनल अकाउंट में डालती हूँ, दैट नॉमिनल अकाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो मैं बोलती हूँ एक नॉमिनल अकाउंट में 1 लाख रुपए मैंने डाल दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आई हैव यूज्ड मशीनरी ऑफ 1 lakh। ओके, नाउ टेल मी, आफ्टर 1 year तुम मशीनरी खरीद के लेके आए थे, तुमने 1 साल पूरी वो मशीनरी को यूज की, 1 साल के बाद क्या वो मशीनरी की वैल्यू 5 लाख ही रहेगी या उसकी वैल्यू घटेगी? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, 5 लाख तो नहीं रहेगी। सब अग्री करते हैं इससे कि 5 लाख तो नहीं रहने वाली है।
Okay, so it means that I also have to reduce the value of my machinery after a year because I have used the machinery for a year. तो जैसे तुम मशीनरी को यूज करते हो, बिकॉज ऑफ यूसेज मशीनरी की वैल्यू कम होती है. ओके, सेकेंड, नॉट ओनली बिकॉज यू आर यूजिंग द मशीनरी उसकी वैल्यू कम होती है, काफी बार तुम मशीनरी को यूज ना करो फिर भी 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी. क्यों? बिकॉज ऑफ एफ्लक्स ऑफ टाइम. एफ्लक्स ऑफ टाइम मीन्स पासेज ऑफ टाइम. efflux of time which means passage of time. जैसे टाइम लाइक ईयर्स पास ऑन होते हैं, वैसे इवन दो यू डू नॉट यूज दैट मशीनरी, स्टिल द वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी विल डिक्रीज. इफ यू वांट टू सी एक क्लासिक एग्जांपल ले लो. तुम अगर एक प्रॉपर पैक्ड आईफोन लेके आए आज, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तुम 1 लाख में लेके आए. ओके, नाउ टेल मी, तुमने उसको बिल्कुल यूज नहीं किया और तुमने उसको रख दिया तुम्हारे लाइक कबर्ड में, और तुम उसे 2 साल बाद निकालोगे, क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नो. वाई? बिकॉज विथ passage of time the technology changes. There are new technologies which come into market, and that is why with the passage of time even though you do not use that asset उसकी वैल्यू घट जाती है. सो दैट इज वाई जब 1 साल खत्म हो जाता है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि अभी मशीनरी की वैल्यू 5 लाख नहीं रही है, मुझे मशीनरी की वैल्यू कम कर देनी पड़ेगी. सो मशीनरी इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मुझे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देना पड़ेगा. सो 1 साल जब मैंने एसेट खरीदी, जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो सिंस दैट एक्सपेंडिचर वाज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन पीरियड, इट वाज नॉट करेक्ट कि मैं वो पूरे 5 लाख रुपए को 1 साल में ही खर्चा करके दिखा दूँ. इसके लिए मैंने क्या बोला कि मैंने उसे एक कोई अलग अकाउंट में पार्क करना चाहिए. इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज माई एसेट विच इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year. सो आई पार्क्ड दैट अमाउंट इन एसेट अकाउंट. However, once you get the asset after, let's say at the year end, after time passes 1 साल बाद, मुझे पता है कि मैंने ये एसेट को यूज कर लिया है. तो अगर मैंने ये एसेट को यूज किया है तो दो चीजें हुई है. एक, वो एसेट की वैल्यू घट गई है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, यूसेज, पासेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो एसेट की वैल्यू चेंज हो गई है. जितने से भी वो एसेट की वैल्यू तुम्हारी घट गई है, उसका मतलब है कि उतने की एसेट तुमने उस साल में यूज कर ली. 1 साल में तुम्हारी एसेट की वैल्यू जितनी भी घट गई है, उसका मतलब है वो डिक्रीज क्यों हुआ, मतलब उतनी अमाउंट की एसेट तुमने यूज कर ली है, वो उस साल का एसेट को यूज करने का खर्चा है. सो नाउ कैन आई से कि अगर मेरी मशीनरी 5 लाख की है एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट मशीनरी फॉर 5 years, सो दिस 5 लाख रुपीज आई विल हैव टू स्प्रेड. ये 5 लाख का खर्चा मुझे 5 साल में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वक्त भी मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर कोई एक चीज है जो तुम दो लोगों में बेनिफिट ले रहे हो, अगर तुम एक कैडबरी लेके आते हो लेट से 50 रुपीज की या 100 रुपीज की, एंड दैट यू आर गोइंग टू शेयर, सपोज कैरन एंड संजोत आर गोइंग टू शेयर दैट कैडबरी, बोथ आर गोइंग टू ईट इक्वली. दोस्ती को साइड पे रखते हुए, डोंट यू थिंक दैट संजोत उसका आधा पैसा पे करेगी एंड कैरन उसका आधा पैसा पे करेगी? सो सेम तरीके से अगर ये मशीनरी 5 साल तक यूज होने वाली है, तो ये जो 5 लाख का खर्चा है वो 5 साल में बांट देना चाहिए. ओके, ईच ईयर विल बेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख ऑफ दैट मशीनरी. सो जैसे 1 साल खत्म हो जाता है, मैं मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ कि 1 साल हो गया, अब ये मशीनरी की वैल्यू घट गई है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और ये जो मशीनरी की वैल्यू घट गई है, वो क्यों घटी? बिकॉज फॉर 1 year आई वॉज यूजिंग दिस एसेट. ये 1 साल ये एसेट को पकड़ के रख के यूज करने का खर्चा है, ये इस साल का खर्चा है, एंड दैट इज वाई इट इज डेबिटेड टू अ नॉमिनल अकाउंट विच इज नेम्ड एज डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू. योर बिकॉज ऑफ यू यूजिंग दैट एसेट फॉर 1 year, योर एसेट्स वैल्यू ड्रॉप्ड, और तुम्हारी एसेट जितनी से भी जिसकी उसकी वैल्यू 1 लाख से ये जो गिर गई है, वो तुम्हारा उस साल एसेट को यूज करने का खर्चा है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू मशीनरी अकाउंट, ये ऐसे अकाउंटिंग किया जाएगा. इसके वजह से 1 साल बाद तुम जब तुम्हारी मशीनरी दिखाओगे, उसकी वैल्यू 1 लाख से कम होके 4 लाख दिखेगी.
और उस साल का प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंसेस में मशीनरी को यूज करने का 1 लाख का खर्चा पकड़ा जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट डेप्रिसिएशन? ओके, नाउ व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता क्या है? क्या? कुछ नहीं, मैंने बस ऐसा बोला कि वो 1 लाख माइनस होगा और 1 लाख P&L में चला जाएगा, राइट? अब इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? कोई पूछेगा नहीं तुमको ये, बट वो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट से तुम्हें आ जाना चाहिए। सो डेप्रिसिएशन इज systematic allocation of cost of asset over its useful life. And this systematic allocation should ideally be, बताऊंगी मैं, सब समझेगा। यहाँ पे पहले दिखा देती हूँ। So ये देखो, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट। ये कॉस्ट की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगी, डोंट वरी, ये बाद में तुम्हें समझेगा। आई विल रिप्लेस दिस डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और एक है, और एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है। यहाँ पे मुझे ठीक है, वो जब लगेगा तो मैं, और एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता दूंगी तुम्हें बाद में जब आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक तरीके से, कोई लॉजिकल तरीके से अलोकेशन, अलोकेट करना मतलब बांटना। सो डिवीजन ऑफ या बांटना ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट के कॉस्ट को बांटना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितने साल तक वो एसेट हमारे बिजनेस को यूज आने वाली है, वो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। ये सारे कंपोनेंट्स पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। बेसिकली हमें क्या कंसेप्ट समझा है कि कोई भी एसेट का जो कॉस्ट होता है, उसके कॉस्ट को उसके लाइफ पे कोई सिस्टमैटिक तरीके से बांटना, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एसेट का कॉस्ट था 5 लाख, वो 5 लाख को हमने सिस्टमैटिक तरीके से 5 साल में बांटा, इक्वली 5 साल पे बांट दिया, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। So are we clear with the concept of depreciation? What is depreciation? Yes, and what is the logic behind it? एसेट को क्रेडिट क्यों दिया जाता है और पी एंड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों दिया जाता है? ये आई होप तुम लोगों को क्लियर है। अब हम थोड़ा और इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या हमेशा मैम एक ही तरीका होता है? क्या हमें ये बताया गया है कि एसेट के खर्चे को उसके लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से बांटना है? तो मैम इसके लिए पूरा चैप्टर क्यों लाया है इतना बड़ा? एसेट की कितना सिंपल था, एसेट की वैल्यू थी 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 1 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मैटर खत्म, चैप्टर ओवर। ऐसे नहीं है? हाँ, लगा लगा ही मुझे, आयुष कुछ बोलेगा ही। हाँ, जिंदगी आसान होती अगर डेप्रिसिएशन इतना सिंपल होता तो, लेकिन डेप्रिसिएशन इतना सिंपल है नहीं। और ट्रस्ट मी, तुम अब भी कुछ सीख रहे हो। तुम ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली और डिटेल कंसेप्ट है, तुम जो सीए फाउंडेशन में सीखोगे ना, उससे और डिटेल सीखोगे इंटर लेवल पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, उसमें और डिटेल लेवल पे सीखोगे। तो डेप्रिसिएशन जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा। चलो अब यहाँ पे फोकस करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, वो 3 कंपोनेंट्स क्या है पहले हम स्टडी करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू रिक्वायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, we are going to require residual value of asset
and we are going to require useful life of asset. अब सिंस हमें बताया ही गया है कि एसेट के कॉस्ट को सिस्टमैटिक तरीके से उसके लाइफ पे बांटना, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें तीन मुद्दे बहुत डिटेल में समझने पड़ते हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होती है, एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है और एसेट की यूजफुल लाइफ क्या होती है। अभी हम चर्चा करते हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होती है। अगेन एसेट की कॉस्ट क्या होती है, बेसिक लेवल तुम इधर सीखोगे, इस पे डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे सीखोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे अगर पहले क्या कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सो नंबर वाइज 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लेकिन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है नहीं, मतलब बीच में से 6 निकाल दिया गया है, 8 निकाल दिया गया है। सो 27 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है, 4 5 6 7 28 29 29 माइनस 2 27 स्टैंडर्ड्स है। नंबर वाइज 29 है, लेकिन बीच में के 2 नंबर्स निकाल दिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, वो हटा दिया है क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मिक्स कर दिया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से डील करता था, वो हटा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल में डाल दिया। हाँ 100-150 स्टैंडर्ड भाई, 29 स्टैंडर्ड में इंसान मर जाता है। 29 स्टैंडर्ड्स इतने डिटेल है, वो पढ़ने में वाट लगती है। नहीं नहीं, अभी काफी स्टैंडर्ड्स एडिशनल, तुम ना 2 2 3 3 बार स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, अब चीजें चेंज हो गई है, मैं बताऊंगी तुम्हें समझेगा। चलो पहले हम बात करते हैं एसेट के कॉस्ट के बारे में। हमें सिंस बताया गया है कि डेप्रिसिएशन मतलब एसेट के कॉस्ट को बांटना उसके लाइफ पे, तो एग्जैक्टली एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए वो तो पता होना चाहिए। तुम मुझे बताओ, जब तुम कोई एसेट खरीद के लेके आते हो तो तुम एसेट के कॉस्ट में अब तक हम क्या क्या पकड़ते, क्या आना चाहिए? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब परचेज प्राइस। पहला परचेज प्राइस बोल सकती हूँ जितने में मुझे वो एसेट मिली। यस सुधा, राइट। सो पहला बात है परचेज प्राइस, करेक्ट है संजोत, आती हूँ मैं उस पर भी। सो पहला तो वो एसेट हमें जितने में मिली दैट इज द परचेज प्राइस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये परचेज प्राइस पकड़ते हैं, अगर तुम्हें एसेट खरीदते वक्त कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है या कोई रिबेट मिला है, तो वो माइनस करके जो फिगर आती है वो तुम्हारा एसेट का कॉस्ट होता है। सो यहाँ पे हम क्या माइनस कर देंगे, दिस परचेज प्राइस शुड बी आफ्टर trade discounts and rebates. ओके दिस इज क्लियर। उसके बाद हमने और एक चीज देखी है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत डिटेल में, जिसका एक एग्जांपल संजोत ने दिया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। कैन आई से ऑल अदर एक्सपेंसेस, एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज जो यूज हुई है वो मैं इधर लिख देती हूँ, तुम्हें फिर सिंपल में बता दूंगी कि उसका मतलब क्या होता है। हाँ टैक्सेस के बारे में भी बताती हूँ। चलो पहले परचेज प्राइस में टैक्सेस लेना है तो टैक्सेस ले लो। जब तुम कोई एसेट खरीदते हो और तुमने कोई टैक्स पे किया है, तो क्या वो टैक्स एसेट के कॉस्ट में आता है? सबसे पहले तुम्हें ये पूछना है कि वो टैक्स रिफंडेबल टैक्स है या नॉन रिफंडेबल टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है, अगेन जीएसटी सीए इंटर लेवल पे तुम सीखोगे कि कुछ जब तुम एसेट खरीदते हो तो तुम्हें कुछ टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये टैक्स तुम्हें गवर्नमेंट अगर वापस दे देती है, लौटा देती है, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। अगर वो टैक्स तुम्हें वापस मिल जाने वाला रहेगा गवर्नमेंट से, तो वो तुम्हारा कॉस्ट हुआ ही नहीं। सो
इफ योर टैक्स इज रिफंडेबल, अगर वो टैक्स तुम्हें वापस गवर्नमेंट से मिल जाने वाला है तो तुम एसेट के परचेज प्राइस में उसे इंक्लूड नहीं करोगे। तुम कब इंक्लूड करोगे? जब तुमने एसेट खरीदते वक्त टैक्स पे किया है और वो तुम्हें गवर्नमेंट से वापस मिलने नहीं वाला है, तो वो तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे। So they will include only non-refundable taxes. Are we clear with this? Yes. अभी all other expenditures, incurred to bring the asset to its location and condition so that it becomes capable of operating in the manner intended by the management. अब तुम सोचोगे कि मैम ये क्या डेंजर है, ये क्या इतना बड़ा लिखा है। ये यहाँ पे भी तुम्हारे थ्योरी में लिखा होगा, एसेट के कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो एसेट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। तो इनके कॉस्ट में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस including non-refundable taxes and after deducting trade discounts and rebates. It also includes the costs which are directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the enterprise या intended by the management. Standard में management word। ये सी पार्ट जो है वो अभी नहीं, तुम सीए इंटर में सीखोगे। हाँ, नहीं, रिबेट्स का मतलब उनको यहाँ पे ना ट्रेड डिस्काउंट्स ही बोलना है, कैश डिस्काउंट्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का भी जो डिस्काउंट या रिबेट आता है वो कैश डिस्काउंट नेचर का होता है, बिकॉज यू आर पेइंग अर्लियर। हाँ, कैश डिस्काउंट प्लीज अंडरस्टैंड कभी भी माइनस नहीं होता है। क्यों, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि कैश डिस्काउंट ये क्यों दिया जाता है, ये कंसेप्ट डिटेल में समझो। कैश डिस्काउंट सामने वाला बंदा आपको इसके लिए देता है कि यू आर पेइंग अमाउंट अर्ली, तुम उसे पैसे जल्दी देते हो। क्या सच में वो जो कैश डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा है उसका एसेट के वैल्यू से कोई लेना देना है? नहीं, इट इज ऑफ फाइनेंसिंग नेचर। तुम सामने वाले को जल्दी पैसा पे कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो तुम्हारे फाइनेंसिंग नेचर का है। एक्चुअली वो तुम्हारे एसेट के कॉस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम उसे एसेट के कॉस्ट में से माइनस नहीं करते। You are getting that not because the value of your asset is less, you are getting because you are paying quickly, and that is why asset की cost निकालते वक्त उसका purchase price पकड़ा जाता है। उसमें अगर खरीदते वक्त हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट्स या सिमिलर डिस्काउंट्स मिले हैं तो माइनस किए जाते हैं, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। कैश डिस्काउंट कहीं पे भी आता नहीं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? बराबर। हाँ, नहीं, वो कैसे होगा आयुष? तूने एसेट के कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर दिया, और तुझे जो कैश डिस्काउंट मिला है वो तेरे पी एंड एल के क्रेडिट में चला गया होगा। यस, अब वो एसेट का कॉस्ट जो है वो भी पी एंड एल में ही जाएगी स्प्रेड होते होते। एसेट का जो कॉस्ट है वो भी डेप्रिसिएशन के जरिए पी एंड एल के डेबिट में ही जाएगा। तो पी एंड एल के डेबिट में वो कॉस्ट जाएगा और पी एंड एल के क्रेडिट में वो डिस्काउंट जाएगा, अल्टीमेटली वो नॉक ऑफ हो जाएगा। हाँ,
नहीं हुआ? अल्टीमेटली हुआ ही ना। हाँ हाँ, ये देख एक एग्जांपल ले ले। तुमने मशीनरी खरीदी 50,000 की खरीदी। हाँ, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 45,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। अब ये पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा और ये 50,000 जो है ये डेप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएट करके ओवर द पीरियड्स, ओवर 5 years ये कॉस्ट चला जाएगा। हाँ लग रहा है। हाँ लेकिन वो कैसे कैंसिल हुआ? नेट कॉस्ट, ये देख, ये अल्टीमेटली मशीनरी का डेबिट पी एंड एल को 50,000 गया टोटलिटी में। टोटलिटी में अल्टीमेटली 50,000 पी एंड एल के डेबिट में गया ओवर 5 years। एंड ये डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल के क्रेडिट में 5,000 का गया। सो नेट कॉस्ट 45,000 कैप्चर हो गई। और अगर तूने डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड भी किया होता, अगर कैश डिस्काउंट, तो तेरी एंट्री फिर कैसे आती थी? तुझे मशीनरी के कॉस्ट में से माइनस कर देता था तू, तो तेरी एंट्री आती थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड आयुष अलग से रिकॉर्ड नहीं होता था इस केस में, तू यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट नहीं जाता था, यहाँ पे मशीनरी में से माइनस होके ही वो डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। फिर ये ट्रेड डिस्काउंट जैसे हो गया ना, अलग नहीं रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट में से माइनस होगा। ओके चलो, अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, एसेट का कॉस्ट कैसे निकालना है। हमने अपर पार्ट देख लिया है, नीचे का पार्ट क्या है? नीचे का पार्ट वो ये बोलता है कि ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन। और सारे खर्चे जो तुम वो एसेट पे करोगे, किस चीज के लिए? तो वो एसेट को उस जगह पे लाने के लिए और उस कंडीशन में लाने के लिए कि इट बिकम्स केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर, कि फिर वो खर्चा करने के वजह से तुम उसे ऐसे लोकेशन पे लेके आओगे और उसे ऐसे कंडीशन में लेके आओगे कि जिसके वजह से उसे जो पर्पस के लिए खरीदा गया है वो पर्पस पूरा करने के लिए वो केपेबल हो। इसका सिंपल मीनिंग होता है जो आज तक मैं तुम्हें बताती आ रही हूँ, capable of operating in the manner intended by the management, which means it becomes ready for use। वो सारे खर्चे जो तुम वो एसेट पे कर रहे हो, वो एसेट के कॉस्ट पे कब पकड़े जाएंगे? अगर वो खर्चे ज़रूरी है एसेट को ऐसे लोकेशन पे लाने के लिए या उस कंडीशन में लाने के लिए कि वो खर्चे करने के बाद ही वो रेडी फॉर यूज होगी। वो खर्चे के करने के बाद ही इट विल बिकम केपेबल ऑफ वर्किंग एज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क बाय द मैनेजमेंट। जो बिजनेस के मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो मैनेजर्स ने वो एसेट को खरीदा था कोई पर्पस के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो जब तक वो एसेट वो काम करने के लिए केपेबल नहीं होती, रेडी फॉर यूज नहीं होती, तब तक उस पर किए गए सारे खर्चे ये एसेट के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एंड नाउ व्हाई द रीजन बिहाइंड दिस भी मैंने तुम्हें बताया हुआ था, क्योंकि ये खर्चे तुम्हारी एसेट से रिलेटेड है एकदम क्लोजली, क्योंकि इनके बिना तुम्हारी एसेट रेडी फॉर यूज होने ही नहीं वाली है। ओके जैसे तुम एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। मैंने मशीन खरीदी 50,000 की, मैंने एंट्री मार दी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, ठीक है। अब ये मशीन मैंने जहाँ से खरीदी है, राजस्थान के एक बंदे से खरीदी है, उधर से मुझे लाना है उसे महाराष्ट्र में। मुझे पहले बताओ, अगर मैंने वो मशीन खरीदी है राजस्थान से, क्या वो उधर ही चालू करने के लिए रेडी फॉर यूज हो जाएगी क्या?
नहीं, इट हैज टू बी ब्रॉट इन अ लोकेशन दैट इज आर फैक्ट्री। ओके, तो उसे फैक्ट्री में लाने के लिए मैंने उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया। ओके, तुम बोलोगे कि मैम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये खर्चा बार बार करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि ये जो तुम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर रहे हो, क्या उसका बेनिफिट तुम्हें एक ही साल में मिलके खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किस पे किया जा रहा है? मशीनरी पे किया जा रहा है। इसका मतलब है ये खर्चा सिर्फ इस साल में बेनिफिट देके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो खर्चा तुम कर रहे हो वो मशीनरी के लिए कर रहे हो। वो मशीनरी तुम्हारे लिए काम की तब है जब वो तुम्हारे फैक्ट्री के लोकेशन और कंडीशन में आती है। सो दैट इज वाई दिस एक्सपेंडिचर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर दैट मशीनरी। एंड इसका मतलब है कि ये खर्चा भी मुझे बेनिफिट कब देगा? जब वो मशीनरी काम करने लगेगी, और मुझे मशीनरी बेनिफिट देने वाली है 5 साल पे। तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सिंस मशीनरी के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी मुझे 5 साल तक बेनिफिट देगा, इसका खर्चा भी मुझे 5 साल तक मिलने वाला है। दैट इज वाई इस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट करने से अच्छा है मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगी वापस। लेट्स से 7,000। Third, now my machinery is in the location, but is it also in that condition that it can be ready for use? क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? The answer is no. मशीनरी बहुत बड़ी है, उसको कोई लाके ऐसे ही खड़ा कर दे तो थोड़ी वो काम करने वाली है। पूरा उसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगेन, तो जो मैंने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है वो खर्चे के बिना मेरी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होगी। मतलब ये खर्चा वो एसेट के साथ चिपका हुआ है। इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब मशीन काम करेगी। मतलब इसका खर्चा भी मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 5 years मिलने वाला है। इसका मतलब ये खर्चा भी मैंने 5 साल तक स्प्रेड करना चाहिए। एंड इसके ये मशीनरी का एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना मशीनरी कोई काम की ही नहीं है। एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। लेट से तुम्हारे इंस्टॉलेशन का खर्चा था 3,000। So ऐसे all the expenses which are incurred so that your machinery comes to that location and in such condition that it becomes now ready for use. जब तक वो मशीनरी यूज करने के लिए तैयार नहीं होती है तब तक उस पे किए गए ये सारे खर्चे वो मशीनरी का खुद का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि वो खर्चे भी मशीनरी से चिपके हुए हैं, तो वो खर्चों का बेनिफिट भी मशीनरी के साथ मिलेगा। एंड दैट इज वाई वो खर्चे भी हमें स्प्रेड करने चाहिए मशीनरी के लाइफ में। दैट इज वाई दे आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और मशीनरी का कोई अस्तित्व नहीं है उनके बिना। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ये जिनका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर मिस हो गया था मैंने काफी हद तक वो भी रिवाइज करवा दिया है। सो मशीनरी के कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएगी? मशीनरी एक तो हमें जितने में पड़ी, ओके, मशीनरी हमें जितने में पड़ी वो परचेज प्राइस। ओके, वो खरीदते वक्त अगर मैंने कोई टैक्स भरा है और वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट से नहीं मिलने वाला है वापस, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा खर्चा हो गया। वो खरीदते वक्त अगर मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो पैसे मुझे देने ही नहीं पड़े तो मैं माइनस कर दूंगी। प्लस ऑल द एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग मशीनरी और विच आर नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑल द एक्सपेंस विच आर नेसेसरी एक्चुअली to bring your asset to such location and condition that it becomes capable of operating in the manner as intended by the management. इस तरीके से एसेट का कॉस्ट निकाला जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ये चार्ट ड्रॉ करो। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तुम्हें ये ऊपर का मैंने ऐसे रैंडम एक्सप्लेन किया, इसका तुम्हें कुछ लिखना है। ये डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन लिख लो। तुम्हें मैंने जो कंसेप्ट वो एग्जाम्पल लिया है वो भी रफ में लिखना है तो तुम लिख सकते हो।
allocation, ALLOCATION. हो गया है लिख के? चलो, दो लोगों का तो हो भी गया। लड़कियां कैसे शांति से बड़बड़ किए बना फटाफट खत्म करती। अरे भूषण, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मत लिखो, बाद में नोटबुक कंप्लीट कर लेना। अरे ठीक है ना, उसमें क्या हो गया? समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम और डॉक्टर के पास नहीं जाके आए क्या? थर्सडे को इतना लेट? अच्छा। अच्छा, देखो जो स्ट्रेन हो रहा है तो ज्यादा मत करो, और अदर वो फिर दवाई का ज्यादा असर नहीं होगा। सो इट इज ओके। हाँ। हम्म। चलो, एक मिनट रुकते हैं, भूषण को लिख लेने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम भूषण को कुछ नहीं बोल सकते। चलो। यस। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज एसेट की कॉस्ट। वैसे अगला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमें काम में आने वाला है, दैट इज द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब रेसिडुअल वैल्यू के पहले हम यूजफुल लाइफ समझ लेते हैं कि यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है। यूजफुल लाइफ मीन्स द पीरियड फॉर विच the asset will give benefit, the asset is expected to give benefit to the organization or enterprise। मतलब
आप एक अंदाज लगाओ कि ये एसेट आपके बिजनेस को कितने साल तक बेनिफिट देगी, वो आपके लिए उस एसेट की यूजफुल लाइफ हो जाएगी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एसेट की फिजिकल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? सी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि आप एक मशीनरी लेके आए हो, आइडियली वो मशीनरी एक्चुअली चलती है फॉर लेट्स से और सम 8 years, बट आपके बिजनेस की पॉलिसी है कि हर 5 साल में आप वो मशीनरी को चेंज कर देते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ये मशीनरी 8 साल तक काम कर सकती है, बट यू हैव डिसाइडेड दैट आफ्टर 5 years यू आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू रिप्लेस दिस मशीनरी। तो आपके लिए हियर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिकल लाइफ ऑफ दैट एसेट, एक्चुअली वो फिजिकल लाइफ उसकी 8 साल है, लेकिन आपके बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है, वो मशीन आपको कितने साल तक बेनिफिट देने वाली है? सो दैट इज 5 years। सो यूजफुल लाइफ एक्चुअली हो जाएगी फिर 5 years। तो वो मशीनरी, हमेशा ये सोचो, वो एसेट आपके बिजनेस में कितने साल तक रह के आपको बेनिफिट देने वाली है, वो आपके लिए यूजफुल लाइफ हो गया। देन प्रैक्टिकली उसकी फिजिकल लाइफ कुछ अलग भी हो सकती है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? हाँ। हाँ हाँ, हम डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा वो छोड़ दो, यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 5 साल की हमारे लिए। हम डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन पे जाएंगे, डोंट वरी, बट यूजफुल लाइफ फॉर अस इज ओनली 5 years, करेक्ट? Yes, so useful life is the period for which that asset is expected to give the benefit to that organization. Its physical life can be actually different. लिख दो। बाद में क्या करता है? हाँ, फेंक देगा, हाँ। वो पहले एंट्री मारते वक्त आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डालोगे और फिर बाद में डेप्रिसिएशन तो पूरा ही आ जाएगा। So ultimately it will, the entire cost will go to P&L in that 1 year only, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ वो मतलब ऐसे ही हो गया ना कि तूने जितने में वो एसेट खरीदी, उस वो पूरा खर्चा का बेनिफिट तुझे 1 ही साल में मिल गया, क्योंकि उसके बाद तो उसका कुछ बेनिफिट है ही नहीं। इसके लिए लिख लो यूजफुल लाइफ का पार्ट। सबको यूजफुल लाइफ क्लियर है? यस, लिख लो ये। लड़कों ने प्लानिंग किया। व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? हाँ, अब रेसिडुअल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट at the end of useful life। एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद वो एसेट की जो भी वैल्यू बचेगी, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, तो वो उसकी बची हुई वैल्यू इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू। अब ऐसे बिल्कुल हो सकता है ना कि मैंने मशीनरी यूज की है पूरे लेट्स से 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद अब मैं इसे निकाल देने वाली हूँ मेरे बिजनेस में से। जब मैं इसे निकाल दूंगी मेरे बिजनेस में, तब वो मशीनरी की कुछ मार्केट में वैल्यू रही होगी 10,000 20,000। तो जो भी तुम्हारे मशीन की वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर? यस, ओके। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम दोनों जगह पे लिखोगे, दैट इज ये रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड मतलब तुम्हें इसका अंदाज लगाना पड़ता है। जब तुम एसेट खरीदते हो तभी ही वो एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी ये तुम्हें निकालना पड़ता है। ऑफ कोर्स मैं 100% गारंटी के साथ बहुत रेयर सिचुएशन में बता पाऊंगी कि उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है। बाकी केस में तो मुझे एक अंदाज ही लगाना पड़ेगा कि अच्छा आफ्टर 5 years पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार्केट में जो कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से मैं एक अंदाज लगाऊंगी कि अच्छा 5 साल बाद ऑन एन एवरेज मेरी ये एसेट की वैल्यू भंगार में जाएगी ये एसेट और मुझे 10,000 मिलेंगे। सो दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। यूजफुल लाइफ भी तुम्हें एस्टिमेट ही करनी पड़ती है। जब तुम एसेट खरीद के लेके आते हो
तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये साल मुझे ये एसेट मुझे ऑन एन एवरेज शायद से 5 से 6 साल तक बेनिफिट देगी, 5 इयर्स तक देगी। ओके, तो ये भी एस्टिमेटेड होता है। एक्चुअली कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि एसेट उसके पहले ही आपको निकाल देनी पड़ी, या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वो एसेट चल गई। तो उस केस में क्या करना होता है कि अगर आपने पहले अंदाज किया था कुछ यूजफुल लाइफ का और रेसिडुअल वैल्यू का, अगर वो चेंज हो गया तो बाद में क्या होता है ये हम सीखेंगे, जो तुम 11th लेवल पे नहीं सीखे हो इस चैप्टर में। बट प्राइमरीली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एसेट को खरीदते हैं तब उसकी रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ये 100% गारंटी से नहीं पता होती है, ये एस्टिमेट की जाती है। जबकि जो एसेट का कॉस्ट है ना ये एक्चुअल होता है, क्योंकि वो हमने खरीदा है, हमने वो पे किया है, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कॉस्ट कितना है। इसको हम अंदाज नहीं मारते। इसमें स्लाइड चेंज होगा इंटर लेवल पे, अभी फाउंडेशन लेवल पे इतना क्लियर होगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस कि क्या एस्टिमेटेड होता है? भूषण ने बोल दिया हाँ अभी मैं बोलूंगा, मैम ने बोला लड़के फटाफट नहीं लिखते। अच्छा, तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि एक तो क्लास में अकाउंट्स में तो टीचर ही फीमेल है, प्लस मेजोरिटी देखो क्लास में हमारा रेशियो देखो क्या है, 6 7 लोग हैं बताओ। हाँ तो इतने 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 सालों लड़कियों पे हुआ है, थोड़े साल तुम भी सहन कर लो। मेरे क्लास में तो बायसनेस ही होता है। एंड हमारे घर पे भी ऐसे होता है कि मैं एकदम ही फेमिनिज्म फेमिनिज्म करती हूँ। मेरा भाई तो लिटरली मुझे बोलता भी है। My brother is sitting next to me in the office and he agrees with this fact that I do a lot of female power show off. तो लड़कों के साथ खड़े होने के लिए पूरा दुनिया होती है। अब तुम्हारे लड़कों के साथ मेरे क्लास में ना इंसाफी होने वाली है। बेसिकली डोमिनेट पावर सिर्फ मेरा है। आई एग्री। इस पे वो मीम भी बनाया था ना, तूने खुद ने ही मीम बनाया था इस पे। लॉ और मैथ्स में क्या? अच्छा, ऐसे नहीं। सी ऐसा तू डिसाइड करके करेगा तो फिर वो मतलब अ, ये करेक्ट नहीं है ना। वैसे फिर तू ऐसे डिसाइड करेगा कि मैं आज के दिन नहीं बोलूंगा, बट मेजर शी इज टॉकिंग अबाउट सारे लेक्चर्स में मोस्टली तू क्या करता है? हाँ, झूठ नहीं है, सही है। अभी लड़कियां तुम्हारा आवाज थोड़ा बढ़ाओ, इनका आवाज ज्यादा है, तो अगर तुम्हें बोलना है तो ऐसे जोर से बोलो थोड़ा। ये वो मुझे लगता है वो कैरन का तो बेचारी का आवाज ही बाहर नहीं निकलता है। वो बोलने जाएगी और उसके साथ भूषण बोलेगा तो समझेगा भी नहीं कि कैरन बोल रही है। वाट लगा रही है भूषण। भूषण बोल रहा है वाट लगा रही है। आयुष की ईगो पे आ गया, वाट कोई नहीं लगा रहा है हमारी। हाँ गलत है, गलत है। चलो लिख के हो गया है ना हमारा, डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं, हम फोकस करते हैं कंसेप्ट पे। फिर फिर बायस्ड इक्वल हो जाएगा क्या कि एक फीमेल फैकल्टी एक मेल फैकल्टी?
फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, फिर तुम ऋषभ सर को भी लेके आ जाओगे, फिर दो लड़के हो जाएंगे, फिर मैं धनश्री मैम को लेके आ जाऊंगी, फिर दो दो हो जाएगा। फैकल्टी में तो इक्वल रेशो है, लेकिन हाँ क्लास में थोड़ा हिला हुआ रेशो है। क्या? हाँ ज्यादा है, आई एग्री। हाँ ठीक है, ये हम बाद में इक्विवेलेंट अमाउंट वगैरह हम बाद में निकालेंगे। हम तुम्हें वेट्स असाइन करके इक्विवेलेंट अमाउंट बाद में निकालेंगे। हाँ ना। तेरे बस में हो, तुझे आयुष के साथ करना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चलो चलो। इट इज वेरी डिफिकल्ट आयुष तेरे लिए चुप बैठना, बट द पॉइंट इज अगर तूने ऐसा चैलेंज लिया है तो फिर तो तू चुप ही बैठेगा ना। क्या? हाँ तुझे ऐसे कैसे उकसाएंगे बोलने के लिए? तो ये तुम तुम्हारे मैथ्स और लॉ के लेक्चर में करना, और बाद में मुझे इसका रिजल्ट बताना क्या हुआ। हाँ, वो लोग बताएंगे कि क्या इसका कंक्लूजन हुआ कल मुझे। हाँ, वो शांत ही इंसान है। चलो चलो फोकस करते हैं, वापस कंसेप्ट पे आ जाओ अभी। चार्ट ड्रॉ करके हो गया है। सो बेसिकली हमने क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन के लिए हमें कैलकुलेशन के लिए थ्री कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, देन रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई दीज थ्री कंपोनेंट्स आर यूजफुल। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन के डेफिनेशन में देखा है कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन क्या है, तो सिस्टमैटिक तरीके से एसेट के कॉस्ट को उसके लाइफ पे बांट देना, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन को। अब मैंने बोला था ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कॉस्ट, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी। नाउ एक्चुअली मुझे बताओ कि अगर मैंने एसेट खरीदी हुई है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट इज 5 लाख, वो एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 years, and after 5 years I can sell that asset for rupees 50,000। तो टेल मी, एक्चुअली तुम्हें वो एसेट का खर्चा कितना पड़ा, वो एसेट कितने में मिली तुमको? 4,50,000 में। यस, सब अग्री करते हो? पूनम तुम क्यों शांत हो आज, बताओ अग्री करते हो क्या? यस, अगर कोई चीज 5 लाख में मिली है और उसको बेच के अल्टीमेटली 50,000 वसूल हो जाने वाले हैं, सो कैन आई से द अल्टीमेट कॉस्ट इज 4,50,000? एंड कैन आई से कि लॉजिकली मैंने ये 4,50,000 ओवर यूजफुल लाइफ बांटना चाहिए? यस और नो? सो दिस 4,50,000 इज कॉल्ड एज depreciable amount। जो अमाउंट को हमें डिवाइड करना है, हमें उसके यूजफुल लाइफ पे बांटना है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। सो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन में हमें सिस्टमैटिकली अलोकेट करना है, एसेट का कॉस्ट नहीं, एसेट के कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो हियर आई विल यूज द वर्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट। हाँ वो दिख नहीं रहा है ना बराबर से। So what is depreciation? Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of the asset over its useful life. And depreciable amount मतलब वो amount जो हमारा net cost है, जो हमें बांटना चाहिए, और वो कैसे निकलता है? वो निकलता है cost minus residual value पे। अब सो कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस किया तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आया,
और ये हमें एसेट के यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए ये 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वी क्लियर? यस। हाँ, अब हम आगे जाके दो चीजें देखने वाले। अब हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एंड दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। आप बोलोगे मैम कैलकुलेशन तो कितना इजी लगता है। नहीं, आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं मैं आपको बताती हूँ। एसएलएम मेथड है, WDV मेथड है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होने वाले सबसे कॉमन मेथड ये दो है, SLM WDV। सम ऑफ डिजिट्स मेथड, देन आर एक सेकेंड, आरली पे भी है क्या इनका, सिलेबस में है क्या, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड है, हाँ मशीन आर मेथड भी है, सो यू हैव मशीन आर मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड करके एक है, वो भी है। दैट्स इट। सो आई गेस ओनली पहले और 2-3 मेथड्स थे तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन मतलब पहले के अटेम्प्ट्स के लिए थे, वो निकाल दिए हैं। देयर इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड एंड डिप्लीशन मेथड, जो काफी सिमिलर है प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। सो डिप्लीशन मेथड। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 6 तरीके हैं। इसमें से तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड सिलेबस में तुम SLM और WDV सीख चुके हो, बाकी के जो 4 हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस SLM और WDV को दिया जाता है, क्योंकि ये मेथड्स प्रैक्टिकली भी सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 6 मेथड्स अवेलेबल है, राइट? तो इसमें से मैंने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आपके 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में यूजुअली आपको दिया जाता था कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM मेथड या कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यूजिंग WDV मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी में एक मशीनरी खरीदी गई है 5 लाख रुपए की, और आपको डिसाइड करना है कि इसका डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। ये तो एग्जाम नहीं है कि आपको लिखा जाए, बताया जाएगा कि SLM से कैलकुलेट करना है या WDV से। सो आपको ये डिसाइड करना है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की मेथड कौन सी यूज करनी है। तो आप कौन सी यूज करोगे? हाउ विल यू डिसाइड दैट विच मेथड शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? अक्कड़ बक्कड़, तुझे नौकरी से निकाल देंगे और ये आंसर देने के सुनने के बाद इंस्टीट्यूट तेरी डिग्री भी ले लेगा। हाउ डू यू डिसाइड विच एवर इज मोर रेलिवेंट? हम MBA नहीं कर रहे, हम CA कर रहे, ग्लोबल आंसर नहीं देने हमें। हाँ वाह, लॉजिक लगाओ, तू लॉजिक लगा भी। अगर तू नहीं सीखा है बट यू हैव योर लॉजिक्स इन प्लेस, तू क्या करने की कोशिश करेगा, कौन से बेसिस पे, तू क्या सोचेगा, ये एसेट के कॉस्ट को डिवाइड, तुझे एसेट का कॉस्ट डिवाइड करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं चेंज होता है, काम यही है कि एसेट का कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड करनी है उसके लाइफ पे। कंसेप्ट यही है। अब ये डिवाइड करते वक्त तू क्या सोचेगा, कौन से तरीके से डिवाइड करेगा। हम्म, अच्छा।
ओके, सी मैं बताती हूँ, तुम कुछ भी आंसर बताओ उसके पहले मैं बता देती हूँ। हाँ मतलब तो थोड़ा करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहा है बट वो वैसे नहीं होता है। सी नाउ ये सिस्टमैटिक अलोकेशन होना कैसे चाहिए मैं बताती हूँ। मुझे तुम ही खुद इसका आंसर दे दोगे। सपोज नाउ देयर इज अ कैडबरी परचेज्ड, this Cadbury is going to be shared between Karen and Sanjot, ठीक है। this Cadbury is for 100 rupees. Situation 1, both are going to share Cadbury equally. Situation 2, Karen is going to eat 60% of the Cadbury and Sanjot is going to use 40% of the, she's going to eat 40% of the Cadbury. Okay. In situation 1, मुझे बताओ कैरन कितना कॉस्ट बेयर करेगी और संजोत कितना कॉस्ट बेयर करेगी कैडबरी का? 50-50। दोनों को अगर बेनिफिट इक्वल मिल रहा है तो दोनों कॉस्ट भी इक्वली ही बांटेंगे। मुझे बताओ संजोत, इन केस 2 तुम फिर भी 50 रुपए दोगे क्या कैडबरी के लिए? नो। तुम कितने पैसे दोगे? 40। संजोत बोलेगी यार सी मैं 40% कैडबरी खाने वाली हूँ तो आई पे ओनली 40 रुपीज एंड कैरन यू शुड पे 60 रुपीज, करेक्ट? ये ये जब हम प्रैक्टिकली, जब तुम खुद लाइफ में करते हो तो ये चीजें समझता है। यही चीज जब तुम्हें बुक में करने बोल दिए तो तुम्हें समझ नहीं रहा है। यही कंसेप्ट वहां पे लगाओ, जिसको जितना बेनिफिट मिलता है वो उतना कॉस्ट बेयर करता है। सो सेम वे वो एसेट का बेनिफिट जो पैटर्न में नंबर ऑफ ईयर्स को मिलेगा वही पैटर्न में एसेट का कॉस्ट बढ़ना चाहिए। समझा? हम क्या चेक करेंगे, जब मैं एसेट का कॉस्ट अलोकेट कर रही हूँ उसके लाइफ पे, मैं ये देखूंगी कि उसके लाइफ पे वो एसेट का बेनिफिट का पैटर्न कैसा है, वो एसेट बेनिफिट कैसे देती है, और जो पैटर्न में वो एसेट का बेनिफिट मिल रहा है वही पैटर्न में वो एसेट का कॉस्ट डिवाइड करना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? यस। ये तुमने 11th में सब लोगों ने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी किया, लेकिन वो गाढ़व पद्धत से किया कि जस्ट दे आर टेलिंग अस टू डू दिस तो हम करेंगे। बट वाई, क्यों करना है? दो मेथड का क्या जरूरत था? जब एक ही मेथड से काम हो रहा है तो दूसरी का क्या जरूरत था? ये पूछा करो ना तुम। Why there are 100, there is 6 methods for calculating? Why one method was not sufficient? अगर तुमको ये चीजें पता ही नहीं है तो तुम गाड़ों की तरह कुछ भी सीखते रहोगे, डोंकी वर्क ही करोगे। ये देखो, अब 1 2 3 4 5। अब अगर वो मशीन ऐसी है, मैं उसका बेनिफिट का पैटर्न देखती हूँ, वो मशीन एवरी ईयर 10,000 यूनिट्स हमें बना के देगा। Okay, so every year we have 10,000 units. Now can I say that every year is getting equal benefit by using that asset? Yes, because every year we'll get 10,000 units. So now can I say that the cost of asset should also be borne by each year equally? So now what is the, suppose the cost of the asset is 5 lakh, the residual value was 50,000. So depreciable amount, that is the net cost of the asset, is 4,50,000. Now this 4,50,000 should be equally divided over the period of 5 years. That is 4,50,000 divided by 5, which is 90,000. So my depreciation is each year's cost of using that asset is 90,000. So जब भी तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे कोई एसेट खरीदी है तो तुम ये पूछोगे या तुम ये चेक करोगे कि वो एसेट उसके यूजफुल लाइफ पे बेनिफिट कौन से पैटर्न में देने वाली है। अगर वो पैटर्न उसका स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं इसे, अगर तुम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, ईयर नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ओके, और हम इधर क्वांटिटी लेते हैं, लेट्स से 5,000 10,000 15,000। तो अगर तुम इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो हर साल इसका प्रोडक्शन कांस्टेंट रह रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो द बेनिफिट का इसका पैटर्न क्या है? स्ट्रेट लाइन। एंड दैट इज व्हाई हम बोलते हैं
कि अगर तुम्हारी एसेट इक्वली बेनिफिट दे रही है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो हमने डेप्रीसिएशन भी, हमने एसेट की कॉस्ट भी इक्वली ओवर उसकी यूजफुल लाइफ डिवाइड करना चाहिए। तुम वो डेप्रीसिएशन को भी प्लॉट करोगे, हर साल सेम आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगी। सो इन दैट केस यू शुड यूज विच मेथड? SLM method, that is straight line method, in which case the depreciable amount of the asset will be equally divided over its useful life. Are we clear about this? Yes. So यहाँ पे ये जो हमने लिखा है कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो सकता है 5 मेथड से, तो ये मेथड सिलेक्ट करते वक्त हम क्या बोलेंगे कि द मेथड शुड correspond, that is match with the, एक सेकेंड ना, with the pattern of benefits derived from the asset. एसेट के बेनिफिट्स जो पैटर्न में तुम्हें मिलते हैं, वही पैटर्न में एसेट का कॉस्ट डिवाइड होना चाहिए। जैसे तुमने यहाँ पे कैरन और संजोत के केस में किया था, जब दोनों को इक्वल बेनिफिट मिल रहा था तो वो इक्वल कॉस्ट बेयर कर रहे थे। जब उन्हें ज्यादा कम बेनिफिट मिल रहा था, 60-40 मिल रहा था, कॉस्ट भी 60-40 में बांटा गया। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस। एंड SLM मेथड फिर कब यूज किया जाएगा? when the asset gives equal benefit over its useful life. हाँ भूषण, अब तुम्हारा डाउट क्या था, पूछो। अरे वो तो होता रहता है, रहने देना। मटेरियलिटी देखो यार, अरे वो मेथड है, T है और H है, वो दिख वैसे रहा है मेरे हैंडराइटिंग के वजह से। तू रहने दे अभी तू देखना ही छोड़ दे आज, सुन तू सिर्फ। ओके, इधर तक क्लियर है क्या सब लोगों को? ये नोटबुक में लिख दो। नहीं नहीं, ऐसे ही डाल दो, या फिर तुम मेरा डेप्रिसिएशन लिख दो। नहीं ना, फिर अकाउंटिंग भी है ना। सो डेप्रिसिएशन का हमें कैलकुलेशन देखना है और अकाउंटिंग देखना है। अभी हम कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। कैलकुलेशन के नीचे ये जो ब्रैकेट में पहले लिखा है वो लिखना और फिर मेथड्स लिखना। ये 6 के अलावा से तुम क्या है ना, तुम वो मेथड्स डिराइव कर सकते हो। ऐसे नहीं ना, जैसे वो एसेट बेनिफिट देगा तुम्हें, वैसे वो उस पैटर्न में कॉस्ट को डालना है। तो कुछ अलग भी मेथड हो ही सकती है तुम्हारी, बट ज्यादा करके कौन सी यूज होती है? SLM और WTV ही। हाँ, एज लॉन्ग एज तू जो कंपनी के लिए वो मेथड तूने सिलेक्ट की है, इफ दैट मेथड एक्चुअली करेक्टली allocates the cost of the asset taking into consideration the benefit received from the asset, तुझे कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर तू ये कंपनी के लिए कर रहा है ना, तो कंपनीज के केस में सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है कि कंपनी के केस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइंस दी है, मतलब एक शेड्यूल 2 बनाया है। तो वो शेड्यूल 2 तुझे एक बार चेक करना पड़ता है। हाँ, पूनम बोल रहे आयुष बनाएगा, फिर हम फॉलो करेंगे। हाँ, करना ना, जीवन में कुछ तो पक्का करना। हाँ भूषण। पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट। अभी लड़कियों का फास्ट हो गया है तो क्या करूं मैं?
नेचुरली अच्छी होती है, ये अलग ही कुछ बेसलेस निकाला है इसमें। लिखो लिखो, बड़बड़ कम करो, लिखो पटपट, आगे की चीजें भी करनी है हमें। अरे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना। अरे उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया वापस, एक 2 मिनट रुको। डन हो गया सबका, जाना है आगे। यस, चलो। सो पहला मेथड हमने कौन सा सीखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब तुम पहला मेथड क्या लिखोगे, पहले मेथड का हेडिंग लिखेंगे हम। स्ट्रेट लाइन मेथड। सो अभी लॉजिकली हम ये मेथड कब यूज करेंगे, सो दिस मेथड will be used or it has to be used when the acid gives equal benefits over its useful life. अभी इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कॉमन सेंस होता है कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। इसमें एसिड का जो नेट कॉस्ट है वो उसके लाइफ पे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ द एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड, ये होगा डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये हमें इक्वली डिवाइड करना है ओवर इट्स लाइफ, सो डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ये भी लिख लो नोटबुक में। सब लोग लिख लो अच्छी तरीके से, फिर हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर हम अकाउंटिंग पार्ट पे जाएंगे। क्या इस चैप्टर को कितने दिन लगेंगे, 15 दिन? पागल है क्या, सिलेबस पूरा हिल जाएगा। 6-7 दिन में कब कंप्लीट करेंगे हम। 11th में अलग होता है ना, थोड़ा स्पीड स्लो रखते हैं हम, तुम पहली बार करते हो वो समझना चाहिए। इस बार हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, 11th और 12th का दोनों सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है ना। तो 7 days मैक्स, मतलब ये वीक ऐसे टारगेट रखते हैं कि एक दिन भी छुट्टी नहीं देंगी, दूंगी मैं तुम्हें ये वीक में, और संडे तक एक्स्ट्रा बैठ के ये चैप्टर खत्म कर देंगे। डन, चलो। अब हम बोलते हैं कि सेकेंड मेथड क्या है, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड जो हम बोलते हैं। इसे बहुत सारे नाम हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसे। ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे बोलते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर तब मत बोलना कि ये कौन सा मेथड है। उसके बाद डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ओके, चलो। अब अगर तुमने एक एसेट खरीदी है और तुमने वो देखा
कि वो एसेट बेनिफिट क्या देती है। मैंने हमेशा बोला है कि डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करते वक्त हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर देखना चाहिए कि वो एसेट का बेनिफिट का पैटर्न कैसा है। सो यहाँ पे ऐसे पता चलता है कि वो मशीनरी फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स बना के देगी, सेकेंड ईयर में 8,000 हम बना सकते हैं, थर्ड ईयर में 7,000, फोर्थ ईयर में लेट्स से 5,800 एंड देन लेट्स से 5,000। सो यहाँ पे पता चलता है कि ये मशीन इक्वल बेनिफिट नहीं देती है। जैसे जैसे तुम वो मशीन को यूज करने लगते हो प्रोबेबली उसका वेयर एंड टेयर के वजह से उसका आउटपुट कम होने लगता है। एंड दैट इज व्हाई इफ आई प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, so if I say year number 1, 2, 3, 4 and 5, ओके, इफ यू सी पहले ईयर का प्रोडक्शन कहीं तो यहाँ पे आएगा, सेकेंड ईयर का कहीं तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सो इफ यू सी मेरा जो एसेट का बेनिफिट पैटर्न है वो डिक्रीजिंग है। यस, सो कैन आई से कि मेरा कॉस्ट अलोकेशन भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर पहले साल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो इसको क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉस्ट मिलना चाहिए। और फिर वो डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट अलोकेशन है फिर वो कम कम होते जाना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? क्योंकि पहले साल को 10,000 मिल रहे हैं गुड्स और पांचवें साल को 5,000 गुड्स ही मिलने वाले हैं, तो वो लोग क्यों इक्वली कॉस्ट बेयर करें। सो आई नीड टू फाइंड द मेथड वेयर इन मेरा जो एसेट का कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग पैटर्न में जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। इसमें मुझे क्या करना है, एसेट की जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है, विच इज 45,000, नहीं हमने 4,50,000 लिया था, वो मुझे डिवाइड करनी है उसके यूजफुल लाइफ पे विच इज ऑफ 5 years। ना अब मैं इसे कैसे डिवाइड करूं। अब तक तुम जब एग्जाम 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करते थे तो तुम्हें याद है क्या कि तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाता था कि WDV इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम, ऐसे कुछ तुम्हें रेट दे देते थे। और तुम फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे, तुम बोलते थे कि पहले साल में एसेट का कॉस्ट है 5 लाख, ओके, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अगर माई रेट इज 15% तो मेरा 5 लाख पे 15% कैलकुलेट होगा, तो 5 लाख इंटू 15% दैट इज 75,000 एंड फिर 75,000 माइनस करने के बाद सेकेंड ईयर में मेरे एसेट की वैल्यू होती थी 4,25,000। और मैं सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करती थी, WDV मेथड में ये 15% तुम्हें एक रेट दिया जाता है, वो रेट पे तुम क्या करते हो, पहले एसेट के कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हो, उसके बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिगर आई है ये फिगर को क्या बोलते हैं, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, कम की हुई वैल्यू। अब हम इसका 15% लेंगे तो ऑफकोर्स इसका 15% 75,000 से कम ही होने वाला है, दैट इज 4,25,000 इंटू 4,25,000 इंटू 15%, इट इज 63,750। अब वापस ये डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिगर आएगी दैट इज 3,61,250, इस पे 15% कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ही ऐसा है कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम कम आते जाएगा। सो सिंस ये मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है, तुम्हें जो एसेट की कॉस्ट दी गई है तुम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी WDV तुम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो सिंस हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब 75,000, फिर नेक्स्ट ईयर का 63, फिर 54, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी घटते जा रहा है। यस और नो, यस और नो।
सो ये मेथड ऐसी डिजाइन की गई है कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली, अगर तुम्हारा एक कांस्टेंट परसेंटेज तुम यूज कर रहे हो दैट इज 15%, तुम्हें मेथड ही ऐसे डिजाइन की है कि हर साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बेस ही कम कम होते जाता है। पहले 5 लाख, फिर 425, फिर 361, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से तुम्हारा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कम कम होते जाता है। ओके ना, ये तो एग्जामिनेशन लाइफ में तुम्हें डायरेक्टली रेट देते थे कि WDV इज टू बी कैलकुलेटेड एट 15%। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मुझे ये पता है कि मुझे 4,50,000 एसेट की नेट कॉस्ट है और ये मुझे डिवाइड करनी है 5 साल पे, या फिर मैं इधर ऐसे लिखती हूँ, ये सिर्फ मैं लिखती हूँ कि एसेट की कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख एंड रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 50,000। अगर तुम्हें ऐसे बताया गया है कि एसेट की वैल्यू 5 लाख है, वो 5 लाख रुपए और तुम्हारी रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है, सो नेट तुम्हें 4,50,000 ये 5 साल पे डिवाइड करने हैं। तुम्हें ऐसे एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते जाना है 5 साल तक कि परफेक्टली 5वें साल के एंड में तुम्हारी एसेट की वैल्यू 50,000 बचेगी। मतलब तुमने 4,50,000 डिवाइड करना है 5 साल पे डिक्रीजिंग पैटर्न में। तो तुमने डेप्रिसिएशन कौन से रेट पे या कितने रेट पे लगाना चाहिए, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में तो तुम्हें रेट दिया है, बट तुम ये निकालोगे कैसे? वो रेट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे निकाला जाता है? ओके, सो आयुष बोल रहा है मैम जिस रेट से मेरा प्रोडक्शन कम कम होते जा रहा है, मैं उस रेट से डेप्रिसिएशन को कम करते जाऊंगा। सही है, लेकिन मैं रेट बोल रही हूँ, ये 15% जो मैंने रेट निकाला है, अब तक तुम क्या क्या सीखे थे? अब तक तुम ये सीखे थे कि 15% रेट तुम्हें दिया जाता है, तुम सिर्फ कैलकुलेशन सीखे थे। 5 लाख का 15%, फिर सेकेंड ईयर में 4,25,000 का 15%, लेकिन ये रेट कैसे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन का? हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट? तुम्हें ऐसे रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि बराबर से हर साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद 5th ईयर के एंड में तुम्हारी एसेट की वैल्यू 50,000 बचनी चाहिए। मतलब 4,50,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए और वो भी डिक्रीजिंग पैटर्न में आना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर हो गया है ना मैथ्स में? यस। सो बताती हूँ मैं कि ये डिराइव कैसे होता है, ये रेट कैसे आता है। सर ने तुम्हारे मतलब सर ने बताया था कि ये डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस थे क्या? हाँ, अब सर को बताओ क्या कि आज आया ही नहीं, डेप्रिसिएशन ब्लैंक हो गए बच्चे। सिंपल है, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है इसको, ये डिराइव होता है। कैन आई से, क्या तुम ऐसे सीखे हो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन? तुम आर के जगह पे आई सीखे होगे मे बी। हाँ, मैंने आर सीखा है तो मैं आर ही यूज करूंगी। नाउ तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन। बट कैन आई से कि यहाँ पे मेरी फ्यूचर वैल्यू कम होने वाली है। ये जो मशीनरी है, मुझे चाहिए कि उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी रहे, 45,000, एंड उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 45,000 नहीं सॉरी 50,000 रेसिडुअल वैल्यू। हाँ, उसकी फ्यूचर वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू है ना, विच इज 50,000। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो 5 लाख रुपए है इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन नहीं, 1 माइनस आर रेज टू एन, क्योंकि मुझे कम कम करते जाना है ना। तो मुझे वो 5 लाख को हर साल ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एन इज 5 ईयर्स, तो मुझे ऐसा रेट निकालना है जिससे मैं 5 लाख रुपए को हर साल कम कम करते जाऊंगी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मेरा उसका फ्यूचर वैल्यू कितना बचेगा, 50,000। ऐसा रेट मुझे चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? यस। तो अब मुझे आर फाइंड करना है। अब मैं आर कैसे फाइंड करूंगी, मुझे बताओ।
कैन आई टेक दिस लाइक दिस? ये मेरा मैथ्स वीक है थोड़ा, तुम बताओ तुम करेक्ट सीखे हो क्या? कैन आई डू दिस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख should be equal to 1 minus r raised to 5. ओके, अब अगर मुझे इधर का वो पावर है रेज टू 5 है, तो इस साइड अगर मैं लेके जाऊंगी तो अंडर रूट हो जाएगा. सो कैन आई से फिफ्थ रूट ऑफ 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख should be equal to 1 minus r. And now can I say that r will be equal to 1 minus fifth root of 50,000 divided by 5 lakh? Yes or no? ये समझा? So in short, अगर मुझे WDV का रेट चाहिए तो वो r कैसे निकलेगा? r will be equal to 1 minus fifth root n 50,000 क्या था? रेसिडुअल वैल्यू RV डिवाइडेड बाय 5 लाख क्या है? कॉस्ट. सो WDV मेथड में रेट कैसे निकालना होता है? 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट. यहाँ पे करके देखते हैं चलो. सो 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख. 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख कितना होता है? 0.1. 0.1 का फिफ्थ रूट निकालना है. फिफ्थ रूट ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकलता है क्या? हमारे कैलकुलेटर पे जो हम यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हो तुम? 12 टाइम्स रूट. ओके, बता आयुष कैसे निकालू मैं ये 0.1? पहले 12 टाइम्स रूट दबाना. -1 क्या डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितना है तुम्हारे कैलकुलेटर पे? 0.6310. क्या ये हमारा रेट है? आंसर इज नो. 1 माइनस 0.63 करना है हमें. 0.6310 कितना आएगा? मतलब वो 0.3689. परसेंटेज निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 100. सो आएगा 36.89%. सो 36.89% से अगर मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो फिफ्थ ईयर के एंड में बराबर से मेरा एसेट की वैल्यू सिर्फ 50,000 बचनी चाहिए, जो उसका रेसिडुअल वैल्यू. डू यू अग्री विद दिस एवरीबडी? यस. आई होप तुम सब लोगों को 12th रूट कैसे फाइंड करना है वो आता है, तुम मैथ्स में सीखे हुए हो. सो दैट इज वो अंडर रूट 12 टाइम्स, देन -1, फिर डिवाइडेड बाय n जो तुम्हारा ईयर है, प्लस 1 एंड देन इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स. ये वो डिवाइड ही था, वो प्लस हो गया. हाँ. ओके, सो 36.89% पे अगर मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगी WDV मेथड में, तो मेरा 5 साल बाद रेसिडुअल वैल्यू 50,000 बचनी चाहिए. चलो करके देखते हैं. मेरा एसेट का कॉस्ट कितना है? 5 लाख. ओके, राउंड ऑफ कर देते हैं. 36.89 है ना, 36.9% ले लो. एक्चुअली तुम कैलकुलेटर पे पूरा लोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, बट 36.89 ले लो. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5 लाख इंटू 36.89%, 1,84,450. कैलकुलेटर पे माइनस इक्वल टू कर दो, तो WDV 3,15,550 आ गई. सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि अगर रेट सेम रहा लेकिन बेस कम कर दिया तो ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा. करो इसका इंटू 36.89%.
1,16,406 ले लो, माइनस इक्वल टू 1,99,143.44 ले लो। ईयर 3 का कितना आ रहा है, इंटू 36.89%, 73,764 माइनस इक्वल टू 1,25,679। ईयर 4 का ले लो, इंटू 36.89%, 46,363, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। कितना आया ईयर 4 के एंड में, 79,316। ईयर 5 का निकालो, इंटू 36.89%, 29,259। ओके, या 260 ले सकते हो, माइनस इक्वल टू, कैन आई से इट इज 50,056। एक्चुअली अगर तुम ये एग्जैक्ट रेट उठाते थे 36.89, वो जो भी है एंड तक, एक्सेल पे अगर ये कैलकुलेट करते थे तो एग्जैक्टली बाय द एंड ऑफ योर 5th ईयर यू वुड हैव गॉट डेप्रिसिएशन एज 50,000, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000। सो नाउ कैन आई से कि मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैंने जो 5 लाख रुपया था उस पर मुझे ऐसा रेट निकालना था कि जिससे मैं हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते रहूं, तो वो एसेट की वैल्यू 50,000 5th ईयर के एंड में बचनी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू 5th ईयर के एंड में 50,000 है। मैंने 4,50,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहिए। और एक बार मैंने ऐसा रेट निकाल दिया, उसके बाद मेरी कैलकुलेशन का तरीका ही ऐसा है कि जिसकी वजह से हर साल डेप्रिसिएशन कम कम होते जाएगा, क्योंकि वो रेट यूज करके मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ ये बेस पे, और हर साल का बेस कम कम होते जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे 180, 116, 73, 46 एंड 29। नाउ कैन आई से दैट मैंने सिंस एसेट का बेनिफिट था, ये जो डिक्रीजिंग पैटर्न में आ रहा था, मैंने एसेट का कॉस्ट भी डिक्रीजिंग पैटर्न में उसके लाइफ पे डिवाइड कर दिया। यस और नो, क्या ये क्लियर है? क्या 11th स्टैंडर्ड में ऐसा इतना सोचा था क्या? 11th स्टैंडर्ड में इतना सोचा था क्या कभी? हाँ, ये भी नहीं सोचा था इसको। चलो, सो कुछ नहीं, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कब यूज करेंगे हम? ये मेथड से डेप्रिसिएशन तब कैलकुलेट किया जाएगा व्हेन द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज इन द डिक्रीजिंग पैटर्न। Now under this method, how is the rate of depreciation to be calculated? By the formula 1 minus nth root of residual value divided by cost. How did we derive this formula? We divided that future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. But since यहाँ पे future value कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, मेरा formula आ गया future value is equal to present value into 1 minus r raised to n. हमें r निकालना था, जब आपको फॉर्मूला को रीअरेंज करते हो आपको वो फॉर्मूला मिल जाता है रेट का, उससे हम रेट निकालते हैं, और एक बार रेट निकल गया उसके बाद हम वो रेट परसेंटेज यूज करके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ईच ईयर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस, लिख लो ये पूरा जो मैंने लिखा हुआ है कि रेट कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर ये सम जो हमने सॉल्व किया वो भी दिखा दो। ये बस हटा देती हूँ मैं। रुको रुको बताती हूँ। यहाँ से करो और यहाँ पे लिखेंगे दिस मेथड is to be used when the pattern of benefit received from the asset is diminishing or is declining.
Okay, okay. But what you will do is, Karen, take these notes from somebody. Okay. Yes, bye bye. स्क्रॉल करूँ नीचे? इतना ही मैथ्स आता है मुझे। एनवायरनमेंट पढ़ने वक्त मेरी चिड़चिड़ होती है पढ़ाते वक्त। हाँ करो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तुझे ही पढ़ाया है मैंने। तुझे और तनुश्री को। तेरे बाद एक बैच को पढ़ाया है, एक या दो बैच को, फिर नहीं, आई डोंट टीच दैट सब्जेक्ट में। हाँ अच्छा है वो सब्जेक्ट, एक्चुअली तुम्हें इंट्रोड्यूस होता है, बट थोड़ा सा हायर, तभी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इतना नहीं समझता है ना। यस। काश मैं ये बीच के लाइंस को डिलीट कर पाती एक्सेल जैसे, बट वैसे नहीं है। हाँ मैं ऐसे ही लिखती हूँ रैंडम। ये लो। हाँ, वाह भूषण बोला कैन यू स्क्रॉल डाउन। हम्म। ये ना मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है। यस। सो आज हमने, हाँ अरे ये तो कैलकुलेट ही करना है भूषण। चलो तो आज हमने जो भी सीखा वो क्विकली एक बार हम पूरा समराइज करेंगे। फिर हमने दो मेथड्स कैलकुलेशन की, डेप्रिसिएशन की देखी है। अब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग देखेंगे। हम इस मेथड्स पे पहले थोड़े सम्स सॉल्व करेंगे क्योंकि इस मेथड पे ही मेन सारे सम्स है। सो पहले ये दो मेथड्स को यूज करके हम सारे सम्स करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, और फिर बाद के तीन मेथड्स पे आएंगे डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के। ठीक है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जो कैपिटल नेचर का होता है, सिंस इट इज गोइंग टू गिव अस बेनिफिट फॉर मोर देन वन पीरियड, इट इज नॉट करेक्ट कि उसे हम एक साल का ही खर्चा मान लें। उसे हमने एक एसेट अकाउंट में पार्क कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खर्चा कभी भी खर्चा माना ही नहीं जाएगा प्रॉफिट निकालते वक्त। हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एसेट पे किया गया खर्चा है वो उसके लाइफ पे कोई सिस्टमेटिक तरीके से स्प्रेड करना पड़ेगा।
so that each year correctly bears the cost of that asset. ओके तो ये जो हमने देखा कि इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि सिस्टमैटिक तरीके से एसेट की डेप्रिसिएबल अमाउंट को उसके लाइफ पे डिवाइड करना। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। ये करते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एसेट की वैल्यू चेंज होती है, कम होती जाती है हर एक पीरियड के बाद, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस यू आर यूजिंग इट, सो वेयर एंड टेयर, मे बी टेक्नोलॉजिकल चेंज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा। ऑब्सोलेंस मतलब कि वो कोई काम की नहीं रही। तो इसकी वजह से हमें एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ती है हर एक साल के उसके हर एक पीरियड के यूसेज के बाद, जितनी उसकी वैल्यू वो कम हो जाती है दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट एसेट फॉर दैट ईयर। तो इसके वजह से जैसे एक एक साल खत्म होता है हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, परचेज प्राइस, रिड्यूस ऑल द रिबेट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, हम ऐड करेंगे ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस and all expenses which are necessary to make your asset ready for use, that is capable of operating in the manner intended by the management. Okay, what is residual value? The residual value के लिए हमें एक term लगेगा, that is useful life. So what is useful life? The years for which that asset is expected to give benefit to your organization, that is called as useful life. Useful life and physical life can be different. What is residual value? Residual value is the value of the asset at the end of its useful life. Now how should we calculate depreciation? So depreciation का calculation और accounting ये दो मुद्दे होते हैं। कैलकुलेट करने के 6 मेथड्स हमने देखे हुए हैं, जिसमें से हमने बोला मेथड सिलेक्ट कैसे होता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऐसे होना चाहिए कि वो बराबर से एसेट के बेनिफिट के पैटर्न को मैच करे। So if the asset is giving equal benefit over its useful life, you will select such a method that the depreciable amount of the asset will get divided equally over its useful life, that is called as straight line method. उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स यूजफुल लाइफ। अगर तुम्हारी एसेट ऐसी है जो बेनिफिट डिक्रीजिंग पैटर्न में ले देती है तो हम WDV मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में एसेट के कॉस्ट को डिक्रीजिंग पैटर्न में उसके यूजफुल लाइफ पे डिवाइड किया जाता है इस तरीके से कि बराबर अल्टीमेटली उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है उतना ही वो एसेट का वैल्यू रहेगा, करेक्टली उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट स्प्रेड हो जाती है। इस मेथड में रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, दैट इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, हर साल सेम परसेंटेज यूज होता है बट दैट परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ईच ईयर। ओके डन, यहाँ तक क्लियर? यस, तो पूरा हमने रिवाइज किया है। तुम्हारा होमवर्क क्या है, जब भी मैं कंसेप्ट पढ़ाती हूँ तुम्हारा होमवर्क है तुम ये रिवाइज करोगे, तुम्हारे कंसेप्ट बुक में इसके नोट्स बनाओगे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिविजन के लिए, और उसके मुझे फोटोज भेजोगे, उसके बिना तुम कल लेक्चर में नहीं आ पाओगे। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चलो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, बाय बाय। यस बाय बाय।